आज का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। देखिए, एक रिएक्शन स्लो है और दूसरी रिएक्शन फास्ट है। तो हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो एक रिएक्शन को स्लो बनाते हैं और दूसरी रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले मैं जो रिएक्टेंट हैं इनकी फ़ेज़ की बात करूँगा कि वो किस फेज़ में उपस्थित हैं। वो सॉलिड में उपस्थित हैं या लिक्विड फेज़ में या गैसियस फेज़ में। अगर आपके रिएक्टेंट गैसियस फेज़ में प्रेजेंट हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, हाई, गैसियस मॉलिक्यूल्स की। और गैसियस मॉलिक्यूल्स वो आपस में स्ट्राइक कर सकते हैं, आसानी से कोलाइड कर सकते हैं। तो देखो, जब उनमें कोलिजन होगी तभी रिएक्शन होगी। तो इनमें जो कोलिजन की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। तो यदि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गैसियस फेज में प्रेजेंट हैं तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। दूसरी बात, जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्डों को तोड़ने में और बॉन्डों को बनाने में, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अगर आपका जो रिएक्टेंट है उसमें बॉन्ड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए और रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। अगर बॉन्ड क्या है आपके, वीक है, तो रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे और रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। देखो, जनरलाइज कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, कहीं कहीं पर एक्सेप्शन भी हो सकता है। और जैसे अब मैं दो एग्जांपल और ले रहा हूँ। जैसे रिएक्शन है NO+O2 और ये बनता है आपका 2NO2। उसी तरह से 2CO+O2 रिएक्शन के बाद बनता है 2CO2। दोनों रिएक्शन हमें एक जैसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो फास्ट है और नीचे वाली रिएक्शन कैसी है, स्लो है। तो क्यों है नीचे वाली स्लो, क्योंकि जो CO है इट इज़ वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसकी CO में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम है। और NO की स्टेबिलिटी कम है, वो आसानी से किस में कन्वर्ट हो सकता है, NO2 में, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में। तो इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। जो सेकंड फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं उदाहरण लूँ, जैसे मेरे पास कार्बन कोयला है, अगर मैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊँ O2, ठीक है, मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूँ। ऊपर तो मैं लिमिटेड सप्लाई लेता हूँ ऑक्सीजन की और नीचे में एक्सेस सप्लाई लेता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लेता हूँ। तो ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो कैसा होगा, स्लो होगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी वो बहुत ही स्लो रेट से बनेगी। लेकिन जो नीचे वाली रिएक्शन है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या फिर जो आपका कोयला जलेगा वो बहुत फास्ट जलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। जब भी हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो उसमें पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, जो कुछ भी उसमें प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट, तो उन सब की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर वो आपस में ज़्यादा एनर्जी के साथ और जल्दी जल्दी क्या होंगे, टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और रिएक्शन भी क्या होगी, फास्ट होगी। अगर हम
10 डिग्री सेल्सियस किसी भी सिस्टम का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन वो डबल हो जाती है। कहने का मतलब है जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर है आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं आपके, ये रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कैटलिस्ट भी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे करेंगे कि ये क्यों इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, अभी तो केवल हम डिफरेंट फैक्टर्स को लिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, रिएक्शन की रेट क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मेरे पास एक ये चोक है, ठीक है, ये चोक है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये सारा बाहर का एरिया, ठीक है, और ये एरिया। ओके, अब अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं इसी चोक को, तो देखिए 2 नए सरफेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ये और ये हो जाएंगे तो दोनों, तो इससे क्या होगा, सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस का एरिया होगा रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि अब आपके जो मॉलिक्यूल और आयंस हैं वो एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आएंगे। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है, पूरी लकड़ी है, यदि आप उसको जलाओ तो वो जलती है, ठीक है, आसानी से जलेगी। लेकिन अगर आप उसी लकड़ी का बुरादा कर दें, बुरादा करने का मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहा हूँ, तो अब जो लकड़ी का बुरादा जलेगा वो ज़्यादा स्पीड से जलेगा जब हमने क्या ली थी, सिंपल एक लकड़ी ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बात ध्यान रखनी है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का, रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी। ओके, और जो लास्ट आपका फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो है प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स क्या होते हैं, आपके एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, और कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। इन रिएक्शंस को बोलते हैं हम फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये 2 गैसें हैं, ये एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, H न्यू, इट इज़ लाइट। ठीक है, और क्या बना देती हैं, 2HCl। तो अगर मैं अब्सेंस लूँगा प्रेजेंस ऑफ लाइट की और हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक कंटेनर में बंद कर दूंगा तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। ये रिएक्ट करेंगे कब, जब हम किसकी प्रेजेंस लेंगे, लाइट की। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पर आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है।